बहुत पुराने वक्त की बात है। घने जंगलों और मिट्टी के रास्तों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था, जिसका नाम था बाबा गदाधर। बाबा गदाधर के पास एक मजबूत सफेद घोड़ा था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। उसके 4 बेटे थे, ढेंचू, भोलू, टप्पू और गबरू। बाबा गदाधर अपने चारों बेटों से बहुत प्यार करता था, लेकिन पूरे जंगल में उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं था। एक दिन बाबा गदाधर बूढ़ापे की वजह से दुनिया छोड़ गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। चारों भाई अपने बाप के जाने का दुख तो मना रहे थे, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता उन्हें घोड़े की हो रही थी। ढेंचू ने सिर खुजाते हुए कहा, अब इस घोड़े को कौन पालेगा? भोलू बोला, मुझे तो इसे घास खिलाना भी नहीं आता। मेरे ख्याल से इसे बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। हाँ, हर भाई को एक एक टांग मिल जाएगी। लेकिन बाकी शरीर कौन लेगा? सिर किसे मिलेगा और पूंछ कौन रखेगा? बेचारा घोड़ा घबराकर चारों भाइयों की तरफ देखने लगा। उसी वक्त जंगल के रास्ते से एक चालाक लोमड़ वहां आया। उसका नाम था लोमड़ रमजान। उसने चारों गधों को घोड़े के चारों तरफ घूमते देखा। अरे भाइयों, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? ढेंचू बोला, हम अपने घोड़े को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका शरीर किसे मिले। अरे बुद्धुओ, घोड़े को काटोगे क्यों? इसे शहर में बेच दो और जो पैसे मिले उन्हें आपस में बांट लेना। अगली सुबह चारों भाई घोड़े को लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, कभी धूल उड़ती, कभी कांटेदार झाड़ियां आती। चलते चलते शाम हो गई और वे एक घने जंगल में पहुंच गए। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। चलो यहीं सो जाते हैं। चारों भाइयों ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वहीं खर्राटे मारकर सो गए। तभी अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। वह एक लकड़बग्घा चोर था। उसने देखा कि चारों गधे बेखबर सो रहे हैं और इतने जोर से खर्राटे ले रहे हैं कि पेड़ की पत्तियां तक कांप रही थीं। लकड़बग्घा धीरे धीरे घोड़े के पास पहुंचा। उसने रस्सी खोली और चुपके से घोड़े को लेकर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। अरे घोड़ा, घोड़ा गायब हो गया। उठो, हमारा घोड़ा चोरी हो गया। सो जाओ, सो जाओ, लोमड़ रमजान ले गया होगा। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच से फैलने लगी, चारों गधे भाई धीरे धीरे नींद से जागे। तभी ढेंचू की नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां रात को उन्होंने अपने घोड़े को बांधा था। वहां अब सिर्फ टूटी हुई रस्सी लटक रही थी। अरे, हमारा घोड़ा सच में गायब हो गया। मैंने तो सोचा था गबरू सपना देख रहा है। अब हम क्या करेंगे? चलो, उस लोमड़ रमजान को ढूंढते हैं। वही हमारा घोड़ा ले गया है। चारों भाई जंगल के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े बड़े बड़े निशानों पर पड़ी। ये देखो, ये किसी ऊंट के पैरों के निशान हैं। और ये कोई साधारण ऊंट नहीं, नर ऊंट लगता है। मुझे तो ये ऊंट एक आंख से अंधा लगता है। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि सामने से एक ऊंट घबराया हुआ दौड़ता आया। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। भाइयों, क्या तुम लोगों ने कहीं मेरा ऊंट देखा है? क्या वो नर ऊंट था? और वो रस्सी तोड़कर भागा होगा। हाँ हाँ, वही मेरा ऊंट है। जल्दी बताओ वो कहाँ गया? हमने ऊंट को देखा ही नहीं। ये कैसी बात हुई? तुम लोगों को मेरे ऊंट के बारे में सब कुछ पता है और फिर कहते हो देखा नहीं। जरूर तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। चलो मेरे साथ जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में, वहीं फैसला होगा। बेचारे चारों भाई डर गए, लेकिन मजबूरी में उसके साथ चल पड़े।
ये किसी औरत के पैरों के निशान हैं और वो घर से नाराज होकर निकली है। मुझे लगता है उसे बच्चा होने वाला है। भाइयों, क्या तुम लोगों ने यहाँ किसी औरत को जाते देखा है? बिल्कुल सही, रात के वक्त घर से भागी होगी। अब भेड़िया पूरी तरह यकीन कर चुका था कि इन चारों ने उसकी पत्नी को देखा है। हाँ, वही मेरी बीवी है। जल्दी बताओ वो कहाँ है? हमने उसे देखा ही नहीं। तुम कहीं और जाकर तलाश करो। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम लोगों को मेरी बीवी के बारे में सब कुछ मालूम है और अब कहते हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं। अगर तुम्हें हम पर शक है तो हमारे साथ जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में चलो, वही इस मामले का फैसला करेंगे। भेड़िया भी गुस्से में उनके साथ चल पड़ा। अब उनके साथ ऊंट भी था, जो अपने गुमशुदा ऊंट के कारण पहले से ही उन पर शक कर रहा था। चलते चलते सब लोग एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां की गलियां भीड़ भाड़ से भरी हुई थीं। दुकानों पर जानवरों की भीड़ लगी थी और हर तरफ शोर मचा हुआ था। चारों भाइयों को अचानक अपने घोड़े की याद आई। ढेंचू ने एक राह चलते बंदर से पूछा, अरे भाई, ये लोमड़ रमजान का घर कहाँ है? मैं ही रमजान हूँ। कहो क्या बात है? कल रात तुम हमारा घोड़ा चुरा कर ले गए थे। अब चुपचाप उसे वापस कर दो। तुम लोग पूरे जंगल के सबसे बड़े अहमक लगते हो। भला मैं तुम्हारा घोड़ा क्यों चुराऊंगा? अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमारे साथ राजा शेर सिंह के दरबार में चलो, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा का दरबार एक विशाल गुफा में लगता था, जिसके बाहर दर्जनों सैनिक पहरा देते थे। अंदर बड़े बड़े पत्थरों के स्तंभ थे और बीच में सोने जैसे चमकते सिंहासन पर शेर सिंह बैठा था। तुम सब यहां क्यों आए हो? क्या मामला है? इन्होंने कहा कि मेरा ऊंट नर है, एक आंख से अंधा है और रस्सी तोड़कर भागा है। लेकिन फिर कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ऊंट इन्होंने ही चुराया है। महाराज, मेरी बीवी रात को घर से भाग गई थी। इन चारों को उसके बारे में सब कुछ मालूम था। इन्होंने बताया कि वो नाराज होकर गई है और उसे बच्चा होने वाला है। फिर भी कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा नहीं। जरूर मेरी बीवी को इन्होंने कहीं छिपा रखा है। तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हुजूर, पहले हमारी बात तवज्जो से सुन लीजिए। कल रात लोमड़ रमजान हमारा घोड़ा चुरा कर ले गया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बताओ, जब लोमड़ रमजान तुम्हारा घोड़ा चुरा कर ले जा रहा था, तब तुम में से किसी ने उसे देखा था? हुजूर, हम में से किसी ने उसे देखा नहीं। जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं, तो उस पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और ये जो बाकी लोग तुम्हें अपने अपने मामलों में मुजरिम बता रहे हैं, उसकी सफाई में क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये सब लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं। हाँ महाराज, हमें बिना देखे सब कुछ पता चल जाता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम सचमुच इल्म गैब जानते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम बेगुनाह हो। इतना कहकर उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। एक बंदर सैनिक तुरंत एक बड़ा लकड़ी का संदूक उठा लाया। शेर सिंह ने चुपके से एक अनार उस संदूक में रखवा दिया और फिर संदूक बंद कर दिया। बताओ, इस संदूक के अंदर क्या रखा है? महाराज, इसमें कोई गोल गोल सी चीज है और उसके सिर पर छोटा सा ताज भी है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हैं।
अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते? संदूक में अनार है। अब शेर सिंह को पूरा यकीन हो गया कि ये चारों भाई सचमुच कोई रहस्यमयी ताकत जानते हैं। या तो इनका घोड़ा वापस करो या उसकी कीमत अदा करो। बेचारा लोमड़ रमजान डर गया। उसने तुरंत घोड़े की कीमत चुकाई। जाओ, अपना ऊंट और अपनी बीवी खुद तलाश करो। ये चारों भाई इल्मे गैब जानते हैं, इन्हें परेशान मत करो। चारों गधे भाई खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ रमजान से मिले पैसों से कई भेड़ बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर होते होते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां बड़े बड़े पेड़ों की ठंडी छाया थी और हवा धीरे धीरे चल रही थी। चारों भाई सफर से इतने थक चुके थे कि उन्होंने वहीं आराम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को पास में छोड़ा और खुद पेड़ के नीचे लेटते ही गहरी नींद में सो गए। कुछ देर बाद ढेंचू की आंख खुली। उसने आलस भरी जम्हाई ली और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे बकरी के बच्चे पर पड़ी जो किसी तरह उछलकर पेड़ की एक टेढ़ी डाल पर चढ़ गया था। उसी समय पास बैठी भेड़ें आराम से जुगाली कर रही थीं और उनके मुंह लगातार हिल रहे थे। उठो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? बकरियां पेड़ों के डंडे तोड़ रही हैं और ये भेड़ें हमें मारने की साजिश कर रही हैं। देखो कैसे आपस में मुंह हिलाकर बातें कर रही हैं। ये सुनते ही चारों भाइयों के होश उड़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और जान बचाकर जंगल में भागने लगे। भागते भागते एक भेड़ उनके पीछे दौड़ने लगी। शायद वह अपने मालिकों के पीछे जा रही थी, लेकिन गबरू डर के मारे चीख पड़ा, अरे एक भेड़ हमला करने आ रही है। उसने जल्दी से जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से भेड़ की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधा भेड़ के सिर पर लगा और वह वहीं गिर गई। गबरू हांफते हुए बोला, भाइयों, एक को तो मैंने मार गिराया, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। चारों भाई बिना रुके भागते रहे, कभी कांटों में फंसते, कभी पत्थरों से टकराते, लेकिन डर के मारे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काफी देर बाद जब उनकी सांसें फूल गईं और टांगें जवाब देने लगीं, तब जाकर वे एक जगह रुक गए। भोलू, पहले ये गिन लो कि हम चारों सही सलामत हैं या नहीं। 1 2 3। ये 1, ये 2, ये 3। फिर अरे हम तो सिर्फ 3 हैं। हमारा चौथा भाई गायब हो गया। ठहरो, मैं गिनती करता हूं। उसने भी वही किया। ये 1, ये 2, ये 3। अरे बाप रे, सचमुच हमारा एक भाई कहीं खो गया। अब बारी बारी चारों भाइयों ने गिनती की, लेकिन हर बार वे खुद को गिनना भूल जाते। हर बार गिनती 3 ही निकलती। अब चारों भाई बैठकर रोने लगे। हाय, हमारा भाई गुम हो गया। अब हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उसी समय वहां से एक ताकतवर घोड़ा सवार गुजर रहा था। उसने चारों गधों को रोते बिलखते देखा तो रुक गया। कुछ देर तक उनकी बातें सुनकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये चारों दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। वह मुस्कुराकर बोला, अगर मैं तुम्हारे चौथे भाई को ढूंढ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिर हम चारों तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां ले जाओगे वहीं चलेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चारों भाई खुशी से उछल पड़े। अरे, हमारा चौथा भाई मिल गया। वाह, यह तो बहुत बड़ा जादूगर है। अब वे आज से हम तुम्हारे गुलाम हैं। लेकिन तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा देता हूं, ताकि वे अब तुम्हें मारने की कोशिश ना करें। चारों भाई डरते डरते उसके पीछे चल पड़े। जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ मरी हुई पड़ी थी, जिसे गबरू ने पत्थर मारकर गिरा दिया था। चारों भाई तुरंत उंगली दिखाकर बोले, यही वह खतरनाक भेड़ थी जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। घोड़ा सवार ने माथा पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंचे जहां बाकी भेड़ बकरियां आराम से घास चर रही थीं। उन्हें देखते ही चारों भाई फिर घबराकर पीछे हटने लगे। घोड़ा सवार धीरे धीरे भेड़ बकरियों के पास गया
और प्यार से एक एक के सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने भाइयों की तरफ मुड़कर कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, मैंने इनसे सुलह करवा दी है, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। चारों भाइयों ने राहत की सांस ली। अब तुम लोग मेरे साथ चलो। चूंकि चारों भाई खुद को उसका गुलाम मान चुके थे, इसलिए वे चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। घोड़ा सवार उन्हें अपने बड़े घर पर ले आया। घर के पीछे खेत थे, पास में जानवरों का बाड़ा था और एक तरफ बड़ा अनाज घर बना हुआ था। उसने चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और अलग अलग काम समझाने लगा। उसने ढेंचू से कहा, तुम भेड़ बकरियों के रेवड़ को चराने के लिए ले जाओ। फिर भोलू की तरफ देखकर बोला, तुम बैलों के लिए घास काट कर लाओ और उन्हें अच्छी तरह खिलाओ। इसके बाद उसने टप्पू से कहा, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर एक मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। आखिर में उसने गबरू से कहा, तुम गेहूं की फसल काट कर एक जगह सलीके से जमा कर देना। इतना कहकर घोड़ा सवार अपने काम धंधे में लग गया। अब चारों भाई अपने अपने काम करने लगे। टप्पू, जिसके जिम्मे बूढ़ी माँ की देखभाल थी, हाथ में एक मोटा डंडा लेकर उसके पास बैठ गया। जैसे ही कोई मक्खी बूढ़ी माँ के चेहरे पर बैठती, वह पूरी ताकत से डंडा मारकर मक्खी भगाने की कोशिश करता। बेचारे बूढ़ी बकरी अम्मा दर्द से चीख उठती, लेकिन टप्पू को लगता कि वह अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर मक्खी बैठती और वह फिर डंडा चला देता। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद बूढ़ी बकरी अम्मा वहीं ढेर हो गईं। अब वे बिल्कुल शांत पड़ी थीं। टप्पू खुश होकर बोला, वाह, अब एक भी मक्खी इन्हें परेशान नहीं करेगी। फिर उसने बूढ़ी अम्मा के ऊपर चादर डाल दी और आराम से एक तरफ बैठ गया। उधर भोलू, जिसके जिम्मे बैलों को चारा खिलाने का काम था, खेत की तरफ जाते हुए सोचने लगा, यह तो बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं दिन भर घास काटता रहा तो मेरी कमर टूट जाएगी। काफी देर सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक अजीब उपाय आया। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, अगर बैलों को हमेशा के लिए भूसे के पास छोड़ दूं तो ये खुद ही खाते रहेंगे। ये सोचते ही उसने दोनों बैलों को वहीं मार डाला और उनके कटे हुए सिर भूसे और घास के ढेर में गाड़ दिए। फिर संतुष्ट होकर बोला, अब इन्हें बार बार खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर गबरू गेहूं की फसल के पास पहुंचा। दूर दूर तक सुनहरी गेहूं लहरा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी फसल देखकर उसका सिर घूम गया। वह बड़बड़ाया, इतनी सारी फसल काटने में तो कई दिन लग जाएंगे, इससे आसान तरीका होना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक और बेवकूफी भरा ख्याल आया। वह खुशी से बोला, अगर मैं गेहूं को अभी ही भून दूं तो बाद में रोटी बनाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने सूखी फसल में आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल गई। कुछ ही उधर ढेंचू भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया हुआ था। वह आराम से बैठा घास चबा रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से कई भेड़िए निकल आए। वे एक एक करके भेड़ों और बकरियों पर टूट पड़े, लेकिन ढेंचू डरने के बजाय हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसने सोचा, अरे बेचारे गांव के कुत्ते कितने भूखे हैं, लगता है इनके मालिक इन्हें खाना ही नहीं देते। फिर उसने दया दिखाते हुए कहा, खा लो भाई, आराम से खा लो। और वह भेड़ियों को भेड़ बकरियां खाते हुए छोड़कर खुद वापस घर लौट आया। दोपहर के समय जब घोड़ा सवार अपने काम से वापस घर पहुंचा तो सबसे पहले वह अपनी बूढ़ी मां के कमरे में गया। उसने टप्पू से पूछा, क्या तुमने मेरी मां का ठीक से ख्याल रखा? टप्पू गर्व से बोला, जनाब, आप क्या पूछते हैं? जब से आप गए हैं आपकी मां आराम से सो रही हैं। मैंने एक मक्खी तक उनके पास नहीं आने दी। घोड़ा सवार को कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से चादर हटाई तो उसके होश उड़ गए। बूढ़ी बकरी अम्मा का चेहरा खून से लथपथ था और वह मर चुकी थी। यह देखकर घोड़ा सवार जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, हे जंगल के भगवान, पता नहीं बाकी भाइयों ने क्या क्या तबाही मचाई होगी। वह भागकर भोलू के पास गया और पूछा, बैलों को चारा खिलाया? भोलू खुशी से बोला, हाँ जनाब, मैंने तो ऐसा इंतजाम किया है कि वे खुद ही खाते रहेंगे। घोड़ा सवार जब बैलों के बाड़े में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बैलों के कटे हुए सिर भूसे में गड़े हुए थे। अब वह सिर पकड़कर गबरू के पास पहुंचा और गुस्से में पूछा, क्या तुमने गेहूं की फसल काट ली? गबरू मुस्कुराते हुए बोला, जनाब, आपकी मां बूढ़ी हैं। मैंने सोचा उन्हें रोटी पकाने में तकलीफ होगी, इसलिए मैंने पूरी फसल को पहले ही भून दिया। अब वह लगभग पागल हो चुका था। आखिर में उसने ढेंचू से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? ढेंचू मासूमियत से बोला, जनाब, इस गांव के कुत्ते बहुत भूखे थे,
मैंने आज तक इतने भूखे कुत्ते नहीं देखे। वे आकर आपकी भेड़ बकरियों को खाने लगे तो मैंने सोचा बेचारे भूखे होंगे, इसलिए मैंने उन्हें खाने दिया और खुद वापस चला आया। घोड़ा सवार अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। गुस्से में आकर उसने चारों भाइयों को लात मारकर घर से निकाल दिया।